हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग घटना चक्र प्रैक्टिस पेपर करेंगे कंपलसरी। सेट 11 है आज यूपी असिस्टेंट टीचर का। ओके, देखिए यहाँ पर सेट 12 लिखा है, लेकिन इसको 11 कर देते हैं क्योंकि हमने बताया था कि इसमें एक सेट जो था वो रिपीट हुआ था। एक सेट रिपीट हुआ था, इसलिए इसमें 11 चल रहा है ये। और इसमें यानी कि टोटल 20 की जगह 19 सेट्स हैं, ये समझ लीजिए। तो इस तरह से अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जो क्लाइमेट एक्शन है, जो प्लान चलते रहते हैं, चेंज चलते रहते हैं क्लाइमेट एक्शन पे, तो उस पर नेशनल एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज पे जितनी भी काम किए जाते हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो फर्स्ट थी वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 2008 में। देखिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स की बात की गई थी। इसमें टोटल मेन 8 जो थे वो टारगेट किए गए थे। 8 अगर कभी पूछा जाए तो इसमें 8 वो कौन कौन से थे? एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई थी। जो मेन ज़्यादा पूछे जाते हैं हम वो यहाँ पे बात करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, इसको बढ़ाना है। सोलर मिशन इसी के अंदर आता है, सोलर मिशन। और आपका वाटर मिशन जो है वो भी इसके अंदर आता है। जो नेचुरल डिज़ास्टर फिनोमिनाज हो रहे हैं उनसे जो जितना भी नुकसान हो रहा है उसके डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए सारा काम इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, उसमें ग्रोथ, प्रोडक्शन, उसके लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो, और जो कि वेक्टर बेस्ड डिजीज़ेस होती हैं उन पे काम करना, जैसे कि मलेरिया हो गया। तो ऐसे 8 गोल्स हैं टोटल जिनके लिए इस योजना के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखिए ये पूछा जाता है इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा जो बैलेंस है वो कहाँ का है? तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक पूरा एक हमारा डोमेन है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। इधर पेड़ है, इधर वाटर बॉडी है, हाइड्रोस्फीयर आ गया, इधर यहाँ पे कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग आ गया, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ग्रीनरी है, थोड़ी सी वो है लिथोस्फीयर वाला पार्ट है। तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ये जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ये खुद भी अपनी सराउंडिंग्स के साथ बैलेंस बना के चले, और प्लस इस सराउंडिंग में जितने भी और चीज़ें हैं और लोग हैं और चीज़ें हैं उनके साथ भी ये प्रॉपर बैलेंस बना के चले। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस बना के चले मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये खुद भी अपनी सराउंडिंग के पे डिपेंड कर रहा है और ये लोग भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं सब। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। अब बैलेंस इकोसिस्टम का मतलब है कि इनमें से अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है, ठीक है, इनमें से अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यही वजह है जो डिफॉरेस्टेशन इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। वरना सोचिए कि पेड़ काट रहे हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स को उससे क्या मतलब है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन दिक्कत हो रही क्यों? क्योंकि वहाँ के एनिमल्स जो हो रहे हैं उनके रहन सहन डिस्टर्ब हो गया। अब जब उनका रहन सहन डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या होगा, वो सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, वो इधर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो होती है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इकोसिस्टम हमारा है वो कुछ इस तरह से रहे कि वो बैलेंस बना रहे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बैलेंस इकोसिस्टम की, तो वो हमें मिलता है ओशन वगैरह में, सागरी यानी कि महासागरी। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट एक उनका एरिया है, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि चेंजेस तो हर जगह हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डेफिनेट एरिया है, ठीक है, सागर का। वहाँ पे एक डेफिनेट सनलाइटेड पड़ रही है, एक रोज़ डेली वही उतनी ही पड़ रही, उतनी अमाउंट। वहाँ का टेम्परेचर भी लगभग उतना ही है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसको यहाँ पे ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड कराती हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं। तो याद रखिएगा जब भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा बैलेंस इकोसिस्टम कहाँ का है, तो वो हो जाता है ओशन का। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव। देखिए लास्ट जो हमने एसएसटी का जो
सेट 2 दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था। तो इसको डिटेल हम बार बार नहीं करेंगे। इसमें देखिए ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम पूछी है, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या करती है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। तो इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके अलावा ये होता क्या है, ये प्रोसेस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हीट कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो फ्रेयॉन्स जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इन सब की वजह से क्या होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती हीट को, जो हीट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है वो प्रॉपर वापस नहीं जा पाती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर ही में रह जाती है, कुछ ही परसेंट जा पाती। तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है और यही प्रोसेस, इसी इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। देखिए नेचुरल गैस के बारे में पूछा गया है। नेचुरल गैस कैसी होती है, देखिए ये पेट्रोलियम के फॉर्म में जो हमें मिलती है, पेट्रोलियम के फॉर्म में, और ये कैसी होती है, ओडरलेस होती है, मतलब कि ओडर कहते हैं स्मेल को, ओडरलेस होती है और इसमें को मतलब कोई भी स्मेल नहीं आती है, प्लस इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। कभी भी पूछा जाए कि इसका कलर, तो हमेशा कलरलेस टिक कीजिएगा। रंगहीन जिसे कहते हैं, रंगहीन होती है। इसके साथ ही इसमें जो मेन कंपोनेंट्स जो है, इससे मेन कंपोनेंट जो है वो है मीथेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 4 जो होंगे वो हाइड्रोजन होंगे और एक कार्बन आइटम होगा, तो कौन सा हो गया, CH4 यानी कि मीथेन। मेन जो कंपोनेंट है वो ये है, बाकी ब्यूटेन, इथेन ये सब भी होते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। देखिए इसको ये भी पहले पूछा जा चुका है दूसरी तरह से। तो जो वल्चर्स जो होते हैं वो विलुप्त हो रहे हैं दिन पर दिन, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो जो वल्चर्स होते हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और उनकी वजह क्या है, ये डिक्लोफेनेक, ये क्या है, एक पेन किलर है जो कि यूज़ किया जाता है एनिमल्स में डिलीवरी के टाइम, या फिर जब उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है तो उस टाइम पे पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है, डिक्लोफेनेक, और उससे क्या होता है, इनके दर्द में कमी आती है। लेकिन यही जब एनिमल्स जो होते हैं जब ये मर जाते हैं, तो गिद्धों की क्या खासियत होती है कि ये जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको आके खाते हैं। तो जब ये उनको खाते हैं तो कुछ अमाउंट इस इंजेक्शन का, ये ख़त्म नहीं हो पाता इसका असर, तो कुछ अमाउंट क्या इनके अंदर चला जाता है, और बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही इनके अंदर जब जाता ही है कि इनकी किडनी फेल हो जाती है। दैट्स वाई कि इनका जो ये फ़ौरन जो होते हैं मर जाते हैं, और इसी वजह से इतना ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा भी अमाउंट इनके अंदर पहुंच जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। देखिए ये जो पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो फैलाता है, तो कौन सा इसमें एनर्जी ऐसी है, तो सोलर एनर्जी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है एनवायरनमेंट में। तो हमें ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ना है अपने कामों के लिए, अपने ऐसे रिसोर्सेस बनाने, ऐसी चीज़ें तैयार करनी जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। बाकी ये सब में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो सौर ऊर्जा ऐसी है जिसमें बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, और ये इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पता है, फोटोवोल्टाइक सेल, PV सेल के इससे यूज़ किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, ये हीट एनर्जी कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, प्लस सोलर सेल, सोलर पैनल बड़े बड़े लगाए जाते हैं, एज अ रिजर्वायर वो यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे यूजेस हैं इसके। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एक इनका असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर है ये याद होना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए एक तो एनर्जी से लेकर क्वेश्चन होता है, दूसरा वेवलेंथ से लेकर क्वेश्चन होता है। तो दोनों ही आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर इनके सीक्वेंस की बात करें तो देखिए इनका सीक्वेंस होता है, सबसे ज़्यादा हम एक तरफ से चलते हैं, गामा रे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गामा रे से स्टार्ट करते हैं और रेडियो वेव पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो गामा रे से जब हम चलेंगे तो उसके बाद हमें मिलेंगी एक्स रेजेस, उसके बाद हमें मिलेंगी यूवी रेजेस,
यूवी, वी आया है, फिर मिलेगा विजिबल लाइट, विजिबल के बाद आईआर आ जाएगा, आईआर के बाद हमारा आएगा माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। ठीक, तो कुछ इस टाइप का सीक्वेंस है। अब हमें नहीं पता कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है और सबसे कम किस में होती है। तो देखिए एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा रेसेस में होती है। ठीक है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, हल्क याद है, अगर एवेंजर्स देखते हो हल्क, तो हल्क क्या उसके ऊपर क्या इसकी स्टार्टिंग में जो इसका फर्स्ट मूवी थी उसमें क्या होता है, गामा रेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर सेल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपैंड होने लगती हैं और वो इतना बड़ा हो जाता है ग्रीन कलर का। तो ऐसे याद रखिएगा कि एनर्जी अचानक से इसके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती, क्यों, क्योंकि गामा रेजेस में बहुत सारी एनर्जी होती है। तो गामा रेजेस, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद यूवी, ऐसे याद रखिएगा विजिबल रेज। देखिए एक्स वाई तो याद रहेगा, फिर यूवी आ जाता है, फिर वी के अकॉर्डिंग विजिबल आ जाता है, फिर कौन बची, आईआर और माइक्रोवेव, और लास्ट में हमको पता है कि कौन सी है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी होती है। अच्छा, अब अगर हम, ये तो हो गई एनर्जी की बात, अगर हम इनके वेवलेंथ की बात करें लेमडा, तो यही उल्टा होता है। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी वेवलेंथ उतनी कम होती है। यानी कि वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप से इनका सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, और एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, गामा रेस की। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें गामा रेस तो है नहीं, तो ऐसे इसलिए पूरा सीक्वेंस याद होना ज़रूरी। अब देखिए इसमें विजिबल है, यूवी है, और सॉरी आईआर है, और यूवी है, और एक्स किरणें। अब देखिए इनमें से कौन सा होगा, एक्स जो होगा, जो सबसे ज़्यादा है, यूवी और आईआर। ठीक है, तो एक्स रेजेस जो होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बीच में कुछ भी पूछ लेंगे ऑप्शन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। देखिए जो साउंड होती है ये जब ट्रैवल करती है, एक तो पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा, वैक्यूम में कभी भी ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है, वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसीलिए जहाँ पे साउंड कहते हैं साउंड प्रूफ बनाते हैं या वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं ताकि वहाँ पे आवाज़ न जाए, नॉइस न जाए। तो और देखिए इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा पूछी, तो वेलोसिटी गैसेस में सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड मीडियम में, मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड में होती है। तो यहाँ पर स्टील जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब इसमें तो होती ही नहीं है, इसमें कम होती है, सब बहुत कम होती है वायु में। इस वायु से ज़्यादा यानी कि एयर से ज़्यादा कहाँ होगी, वाटर में होगी, लिक्विड में होगी, मीडियम में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, स्टील में होगी। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। देखिए इनकी कई सारी थ्योरी थी, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी, कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1921 में। ठीक है, 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए कोई भी अगर मेटल सरफेस है, ये क्या है, हमारी मेटल सरफेस है, इसमें क्या होंगे, पूरे में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम लोग को पता है। मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे, इसकी सरफेस पे भी होंगे। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती, सन रेजेस जैसे ही पड़ती, इसमें क्या होती है, ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होती है, एनर्जी देने लगते हैं। तो जैसे ही इनके ऊपर एनर्जी आती है, ये ऊपर जो होते हैं ये खिंचते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ये पुल करते हैं एक तरीके से। तो ये जब इस तरह से बाहर जाते हैं जो आउटर लेयर के होते हैं, और जो यहाँ नीचे के होंगे, जो बॉटम पे होंगे एकदम इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी लेकर वो यहाँ आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से ये फिनोमेना चलती है। तो इस इफ़ेक्ट को, जो इसको इलेक्ट्रॉन को इधर बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर सके, वो एनर्जी
इतनी एनर्जी मिले सन रेजेस से। तो ये पूरा जो होता है हमारा इफेक्ट ही, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, ठीक। इसका यूज़ जो होता है ये बहुत तरीके से किया जाता है। तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर जाती है। तो इसका यूज़ जो होता है जैसे डोर ओपनिंग होती है उनके लिए, मतलब डोर लॉक जो होते हैं उनके लिए किया जाता है वहाँ। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। तो सेमी कंडक्टर के बारे में पूछा है। देखिए सेमी कंडक्टर्स का यूज़ जो होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ इसी पे बेस्ड है, जिसे आईसी चिप्स कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स। तो ये होती किसकी हैं, ये या तो सिलिकॉन की, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बना सकते हैं हम, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ की जाती हैं वो सिलिकॉन जर्मेनियम की यूज़ की जाती हैं, थोड़ा चीप पड़ती हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम की, अब देखिए सिलिकॉन के जो लास्ट शेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं और जर्मेनियम में भी 4 होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसका एक प्रॉपर क्रिस्टल होता है, ठीक है, उसका क्रिस्टल होता है। फिर ये वाला किसी और से जुड़ेगा, दूसरे इसके एटम से जुड़ेगा, तो इस तरह से पूरा क्या एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, इसके जितने भी हों मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये मान लिए एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है। अब यहाँ पे इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म बनता है। इसको चाहिएगा तो आप इमेज में देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। इंसुलेटर जिनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, जिन बिल्कुल भी इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। और कंडक्टर्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं, सुचालक जिन्हें कहते हैं। तो ये बीच के होते हैं अर्धचालक, ये ना ही इंसुलेटर होते हैं ना ही कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि ये नॉर्मली जो होते हैं ये इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, लेकिन इनमें ज़रा सी भी अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज़ मतलब कोई और एलिमेंट अगर हम इसमें जाके ऐड कर देंगे तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगते हैं। अब ये होता कैसे, देखिए इसके हमने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, तो ये 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लिए अगर कोई 5 जिसकी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो वाला इसमें एलिमेंट डाला गया, यानी कि कौन सा हम ले सकते हैं, आर्सेनिक मान लिया, हमने ले लिया। आर्सेनिक में क्या होगा, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो उसके 5 के 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इनसे कोलैप्स कर जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। या मान लीजिए ये आर्सेनिक है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है, इधर भी एक आर्सेनिक होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इनके ये 4 तो इसने कवर कर लिए, लेकिन उसका एक 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा ये कहीं पे ऐसे ही पड़ा होगा। अब इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मूव करेगा इधर उधर, फिर जब ये मूव करेगा फिर इसकी जगह भरने के लिए यहाँ से इसके कोवलेंट बॉन्ड एक टूटेगा, वो यहाँ पे जाके इसकी जगह को भरेगा। तो इस तरह से पूरे में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलेगा। तो याद रखिए खुद में बैलेंस होते हैं, लेकिन ज़रा भी अगर इनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये एज अ कंडक्टर काम करने लगते हैं। तो अब ये जो होगा ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो कहलाता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब भी इस तरह से मूवमेंट होता है इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अब मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, अब हम क्या करते हैं, बोरॉन लेते हैं जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पर जब वो जुड़ेगा तो उसके में एक वैकेंट होगा, एक होल होगा, है ना, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जब ये से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसके होल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल में क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसकी जगह पे जाएगा मूव करके, फिर जब ये भर जाएगी अब ये जगह खाली हो गई, अब इस जगह को खाली करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन तब भी फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तब भी मूव करता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। अब ये होल की वजह से, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस होल की वजह से हो रही है, पॉजिटिव इस चार्ज की वजह से हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर।
तो इस टाइप से डायोड की फॉर्म में काम करता है। पीएन जंक्शन सुना होगा, डायोड, एनपी, पीएनपी, तो इस तरह से फिर ये फर्दर ट्रांजिस्टर का फॉर्म ले लेता है। तो ये सब आगे की बातें हैं, बेसिक हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसमें एज अ सेमी कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, एन टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाते हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए, विटामिन सी की अगर हम सबसे अच्छे स्रोत की बात करें, यानी कि सोर्स की बात करें, तो ये आंवला होता है। इसके अलावा हमें पता है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस चीज़ें होती हैं, जैसे कि संतरा है, इन्होंने दे रखा है ऑप्शन में, संतरा, नींबू जो होता है, तो खट्टे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं अच्छे, लेकिन आंवला बेस्ट है। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी हो जाता है इसकी कमी से। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? देखिए, हमें ये तो पता है कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, जो बड़ी पर्सनालिटी, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं अपने रिटायरमेंट के बाद या फिर कभी भी वो एमपीज़ इलेक्शन लड़ते हैं और एमपीज़ के फॉर्म में वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं, ठीक है, सांसद बनकर पार्लियामेंट में आ जाते हैं। लेकिन क्या उनके पास इतना टाइम होता है कि वो हर दिन हर सेशन अटेंड करें? नहीं अटेंड कर पाते हैं। बहुत से लोग होते हैं नहीं अटेंड करते हैं, सही नहीं है, गलत है, क्योंकि जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उसे पूरा करना चाहिए। तो क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर वो बिना बताए बाहर हैं, मान ली उन्होंने नहीं बताया और वो नहीं उन्होंने अटेंड किया सेशन, तो उनको संसद के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये कितना दिन लिमिटेड टाइम क्या होता है? ये 60 डेज़ होते हैं। 60 डेज़ तक अगर बिना बताए हुए, बिना कोई लेटर, बिना किसी दस्तावेज के कोई भी अगर नहीं आता है, एब्सेंट रहता है, तो उसे अयोग्य घोषित करके हटा दिया जाता है संसद से। इसीलिए क्या होता है, नेक्स्ट डे 60 डेज़ होने, मतलब 60th डे क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि इस दिन पहुंच जाते हैं। डे नेक्स्ट, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, होमोसेक्सुअलिटी पे ये इस पे तो बहुत पहले से कानून बना चला आ रहा है, 1861 से अप्रॉक्स। तो उस टाइम पे क्या था कि इसमें अगर ऐसा रिलेशन बनाते हैं तो क्या किया, 10 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है, 10 साल की उम्र कैद दी जाएगी। ये था पूरा मामला। लेकिन बाद में फर्दर इसके ऊपर कई सारी पिटिशन फाइल्स हुई, तो उसके बाद जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 2018 में, ठीक है, 2018 में ये फैसला सुनाया, तो ये सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग, जिसे हम धारा कहते हैं हिंदी में, सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग आईपीसी की धारा, इसमें ये कहा गया कि ये जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है, इसमें कोई ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी, इसको ख़त्म कर दिया गया, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे चली थी। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। देखिए, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इस टाइम पे सिर्फ ईयर नहीं बल्कि डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होना तय है। तो देखिए क्या होता है कि 26 नवंबर 1949, पहले तो इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, इसकी संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे, अगर हम लास्ट वाला भी ऐड करें तो, ठीक है, टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 हुए थे, और लास्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था, याद रखिए, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लॉ डे कहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं? लॉ डे कहते हैं। फिर 2015 में जब मोदी के गवर्नमेंट आई, तो इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे नाम दे दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से अब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, 26 नवंबर को, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन है? कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जिस दिन अडॉप्ट किया गया था। ये देखिए, एक क्वेश्चन आता है, अडॉप्ट किया गया यानी कि हमने अपनाया था
कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है इन्फोर्स किया गया यानी कि लागू किया गया। तो देखिए इन्फोर्स जो किया गया वो कब किया गया, वो 26 जनवरी को इन्फोर्स किया गया। ठीक है, ये तो क्लियर है। 1950 इस दिन सारे आर्टिकल्स, सारे शेड्यूल, सब कुछ आ गए थे, सब कुछ लगा दिए गए थे। लेकिन इस दिन जो है कुछ आर्टिकल्स लगाए गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप आ गया था। ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे तो इसलिए सिटीजनशिप देना ज़रूरी था, तो वो जल्दी ही दे दिया गया था। संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। दोनों पे फोकस कीजिएगा, भंग पे और समाप्त पे। देखिए जो लोकसभा और विधानसभा है, यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों को जो है वो भंग किया जा सकता है। ठीक है, इनको ख़त्म किया जा सकता है, ये आराम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और टाइम से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी सही है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, ये दोनों जो हैं अपर हाउस जो हैं, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? परमानेंट बॉडी कहते हैं, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, पर समाप्त करने की कोई भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कि स्टेट में होती है, इसके लिए ये चीज़ है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगा कि राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन याद रखिएगा कि विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता इसलिए, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको हटाया जा सकता है। तो बहुत सारी स्टेट में नहीं है, बहुत सारी स्टेट में है, तो ये चीज़ है, इसके लिए क्लियर है बिल्कुल। लेकिन राज्यसभा के लिए भी यह है कि भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त करने की बात इसके प्रोविजंस में नहीं है, तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। विधान परिषद इसका राइट आंसर होगा। भंग को इंग्लिश में टर्म यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन या डेरोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए लोकसभा जो आता है, ये आता है आर्टिकल 81 में। देखिए पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 उससे बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा में जो होता है ये आर्टिकल 81, राज्यसभा 80 और प्रेसिडेंट किस में आता है? 52 में आता है। अब देखिए लोकसभा जो है इसमें मैक्सिमम, देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर फोकस कीजिएगा। तो मैक्सिमम कितने होते हैं इसमें? सीट्स 552 सीट्स हैं, जिसमें से इसको भी 3 उसमें पार्ट में डिवाइड कर देंगे। स्टेट के अंदर आएंगे 530, यूटी में कितनी आएंगी? 20 यूटी में आएंगी, और 2 जो होंगी ये नॉमिनेटेड होती हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये नॉमिनेटेड होती हैं, ये दोनों तो इलेक्शन से आती हैं, ये नॉमिनेट होती हैं 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो अभी इस पर भी बात चल रही थी कि इसको हटाया जाए, तो उस पर खैर वो सब बात की बातें। अब देखिए 20 जो हैं, ये याद रखिएगा कि यूटीएस में 20 जो सीट्स हैं ये फिक्स हैं, लोकसभा की मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है, इनमें से भी 7 जो सबसे ज़्यादा हैं वो दिल्ली को दी गई हैं। दिल्ली को क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन देखते हुए ये काम किया गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए 7 सीट्स दिल्ली को दी गई, बाकी अदर यूटीज़ को 1-1 सीट 2-2 सीट ऐसे करके दी गई है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सबसे पहले विकसित किया गया था? देखिए UNDP के थ्रू, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, इसके थ्रू सबसे पहले ये इंडेक्स निकाला गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अभी इंडिया की जो रैंक है इसमें 2020 में वो कितनी है? 131 नंबर पे है इंडिया, ये 2020 का है डेटा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? देखिए रूरल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम
गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, तरफ से है, वो मनरेगा है। ठीक है, और ये इंग्लिश में इस तरह से लिखा होता है। देखिए पहले इसका नाम था नरेगा, लेकिन बाद में महात्मा गांधी इसमें ऐड कर दिया गया, जिसमें एम, हिंदी में सिर्फ एम यूज़ किया गया। ठीक है, तो मनरेगा कर दिया गया। यहाँ पे जी साइलेंट है। उसके बाद नरेगा पूरा हम लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म देख लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी और एक्ट। ठीक है, गारंटी एक्ट ये हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नंबर पे जो है सबको रोज़गार मिला। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कब? ईयर भी पूछा जा सकता है, तो 2005 से, 2005 से ये चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट से 2005 में स्टार्ट हुआ था, और बाद में इसका नाम चेंज करके नरेगा से एमजी महात्मा गांधी नरेगा ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? देखिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं, ये इनको पहचानने के लिए कुछ पैरामीटर्स तय किए गए होंगे। उसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था हाशिम कमेटी। इसमें किन बेसिस पे देखा जाता है, पहचान की जाती है? तो शहरों में देखिए इस पे पहचान की जाती है रेसिडेंशियल। 3 टाइप की इसमें वीकनेस यानी कि वल्नरेबिलिटी पे हम बात करें तो एक रेजिडेंशियल यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, आवासी जो उनका है वो, और सोशल वीकनेस की बात करेंगे, और इसके साथ उनका ऑक्यूपेशनल। ठीक है, ऑक्यूपेशन उनका चेक करेंगे, सोसाइटी में उनका स्टेटस चेक करेंगे, और प्लस रेसिडेंशियल उनके पास घर है, कितनी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें चेक करके फिर पहचान की जाएगी कि ये बीपीएल के नीचे आएंगे फैमिलीज़ में या फिर ऊपर आएंगे। तो ये जो कमेटी थी ये हाशिम कमेटी कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? देखिए, एबीसी जो इंडेक्स है ये हेल्थ से रिलेटेड है, और ये किसके हेल्थ से रिलेटेड है? चाइल्ड के। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। देखिए, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन थोड़े बड़े होते हैं, बेबीज बहुत छोटे होते हैं, तो ये इनके इंडेक्सेस इसमें निकलते हैं। तो देखिए, ये बेसिस होता है, हेल्थ बेसिस है। इसमें क्या होता है, इस पे काम होता है इनके न्यूट्रिशन पे। टोटल 4 इनके हाइलाइट्स होते हैं, 4 हाइलाइट्स हैं इसमें। कौन कौन सी हैं? पहला न्यूट्रिशन है, सेकेंड सर्वाइवल है, इनका सर्वाइवल। ठीक है, थर्ड कौन सा है? एजुकेशन है, और फोर्थ कौन सा है? टीकाकरण जिसे कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। तो न्यूट्रिशन, सर्वाइवल, एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन ये किनके हैं? एबीसी इंडेक्स में इन पे फोकस किया जाता है, ये प्रॉपर होना चाहिए, और इसका फुल फॉर्म है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। देखिए, पूछा जाता है कि इस वेद में, किस वेद में ये वाला वर्ड किसके लिए है? तो ये अघन्य जो शब्द है ये यूज़ किया जाता है गाय के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि न मारने योग्य। ठीक है, अगर हम वन वर्ड की बात करें तो न मारने योग्य इसका मतलब होता है, और ऑब्वियसली गाय जो होती है वो न मारने योग्य है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? देखिए, जो गुफाएं यहाँ पर दी गई हैं अजंता एलोरा, ये सब महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही ये एक गुफा है कन्हेरी। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं, मतलब जिनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी पहाड़ियाँ, उनके अंदर बहुत सारी गुफाएं। तो एक पहाड़ी है जिसमें 90 केव्स हैं, 90 केव्स हैं। यहीं पर एक जो मूर्ति है वो है अवलोकितेश्वर की।
इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है, उनके क्या है 4 आर्म्स हैं और 11 माउथ हैं। ठीक है, तो ये है 11 सिरों की बात की गई है। तो 11 माउथ हैं और 4 आर्म्स हैं, 4 भुजाएं हैं इनकी। तो ये कन्हेरी में है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। देखिए मत्स्य 16 टोटल 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, वज्जी, मल, ये सब करके ऐसे करके थे। तो मत्स्य जो महाजनपद था वो अभी मॉडर्न टाइम पे राजस्थान में है, और वो जगह उस टाइम पे क्या कहलाती है, विराटनगर कहलाती है। ठीक है, विराटनगर कहलाती है। ये कैपिटल थी, मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए जौनपुर जो ये सिटी था, ये बसाया किसने था? ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तुगलक डायनेस्टी का था। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने ये, क्यों? क्योंकि इनका रियल जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था जौना खां। ठीक है, जौना खान, ये इनका रियल नेम था। इन्हीं की याद में इसने जौनपुर ये सिटी बसाया था। और इसका लास्ट जो रूलर था वो था हुसैन शाह। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत हेर फेर के, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, सबको क्रिएट होता है, इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी। आज इसको बताएंगे तो याद हो जाएगा। देखिए 1773 जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद क्या हुआ था? उससे पहले कौन था? उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ हमारे यहाँ और इंडिया में। उसके बाद कौन आ गया था 1774 में जब वो लागू हुआ एक्ट, तो कौन आ गया था? वॉरेन हेस्टिंग वहाँ से भेजा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये क्रोनोलॉजी। वॉरेन हेस्टिंग भेजा गया था। फिर उसके बाद जो आता है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस हम मोटे मोटे बता रहे हैं, बीच में और भी आएंगे, अभी जॉन शोर वगैरह आएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इस बैटल के अकॉर्डिंग लेंगे। उसके बाद आया था वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद बीच में और आए थे, और फिर आया था लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा, ये जो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर जो हुई है, इनके साथ 2 हेस्टिंग आते हैं। पहला वाला जो आता है वो वॉरेन हेस्टिंग है, जो लास्ट में आएगा वो लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, इतनी चीज़ एकदम क्लियर रखिएगा। अब देखिए मैसूर के साथ जो बैटल हुई थी, वो 4th हुई थी, टोटल 4 हुई थी। और मराठा के साथ जो हुई थी वो हुई थी 3 बैटल्स। अब कब कौन सी हुई थी, यहीं से कन्फ्यूज़न होता है। देखिए जब ये कॉर्नवालिस था तब फर्स्ट मैसूर हो गई थी। ठीक है, अब 2 कौन सी होंगी? एक तो सेकंड मैसूर होगी। ठीक है, सेकंड मैसूर, और दूसरा फर्स्ट मराठा। ठीक है, उसके बाद कॉर्नवालिस के टाइम पे 3rd मैसूर हुई। उसके बाद वेलेस्ली के टाइम पे, याद रखिएगा कॉर्नवालिस के टाइम पे मराठा नहीं हुई थी, सिर्फ मैसूर हुई थी। तो कभी कभी ये करेंगे कि इसको कॉर्नवालिस से जोड़ देंगे और पूछेंगे कि बताइए सही है नहीं, जैसे ये वाला किया, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, वही किया, कॉर्नवालिस के साथ सिर्फ मैसूर हुई थी, मराठा हुई नहीं थी, कोई सी भी मराठा नहीं हुई थी। तो यहीं से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। अब देखिए वेलेस्ली के साथ क्या हुई थी? 4th मैसूर हुई थी और सेकंड मराठा हुई थी। ये इवन ऑर्डर याद रखिएगा, जब मैसूर की 4th हुई थी तब मराठा की 2nd हुई थी। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग में 3rd मराठा होती है। मराठा की 3 हो गई। वॉरेन हेस्टिंग कॉर्नवालिस में हुई नहीं, वेलेस्ली में हुई, लॉर्ड हेस्टिंग में हुई, और इसकी 4 हो गई। यहाँ से क्लाइव से शुरू हुई, क्लाइव में कोई नहीं हुई, याद रखिएगा। क्लाइव से शुरू हुई, हेस्टिंग पे आए, कॉर्नवालिस, इसकी लगातार चली। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हेक्टर मुनरो, ये बक्सर की जो लड़ाई हुई थी इसमें हेक्टर मुनरो था, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल। अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के साथ 2 हुई थी, एक तो लास्ट वाली मराठा हुई थी और दूसरी एंग्लो नेपाल भी हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंग्लो नेपाल हुई थी।
तो ये बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ, फोर्थ देखिए जब इसकी फोर्थ हुई थी तब सेकेंड मराठा हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि क्या होनी चाहिए, सिर्फ थर्ड मैसूर अगर होती, थर्ड सही है, मैसूर अगर होती तो सही होता ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये चार्ट याद रखिएगा, इसको बना लिएगा अपने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? देखिए 1905 में की गई थी, याद रखिएगा। 1905 में और क्या हुआ था, बंगाल का डिवीज़न हुआ था, ठीक है, बंगाल का डिवीज़न हुआ था। तो अब इसमें हुआ क्या था कि ये सोसाइटी इसलिए बनाई थी ताकि इंडिया में से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेटर तैयार किए जाएं जो कि उनके भलाई के लिए उनको बताएं कि उनकी भलाई में किस में है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी जिससे उनकी भलाई हो सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो जनता के हित के लिए था। तो इसमें ऐसे जो प्रचारक जो होते हैं, जिन्हें हम प्रचारक वर्ड यूज़ करते हैं, प्रचारक जो होते हैं प्रोपोगेटर, वो बनाए थे इस सोसाइटी में ताकि इंडिया में जो है लोगों को उनके हक के बारे में, उनकी भलाई के बारे में बताया जाए, स्प्रेड किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये 1905 में बनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यही अली ब्रदर्स जो है इसका राइट आंसर, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। और इनके सपोर्ट में कौन, बहुत सारे लोग थे और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। और ये असल में यहाँ का नेशनल ये नहीं था आंदोलन, ये बाहर का था, ये था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही था, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि टर्की में खिलाफत की जो पोस्ट होती है वो फिर से वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, इसके लिए प्रेशर बना रहे थे। तो एक तरीके से क्योंकि ब्रिटिशर्स पे कई अलग अलग तरीके से प्रेशर बन रहा था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एक पॉलिटिकल रिलीजन वाला ये आएगा मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्वराज पार्टी है। और क्योंकि स्टार्टिंग समझ लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग जो थी, जो डिमांड की बात थी, वो यहीं से कहीं स्टार्ट होती है, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट था। मोतीलाल नेहरू और CR दास, इनके थ्रू 1923 में, ये ईयर भी पूछा जाता है, इनका नाम भी पूछा जाता है और इस पार्टी का नाम भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। और इसमें वही था कि इसमें एक तरीके से डिमांड, नेशनल डिमांड की ही बात थी। और नेशनल डिमांड का जो रेजोल्यूशन होता है वो फाइनली 1924 में पास होता है। याद रखिए 1924 में ये रेजोल्यूशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है और इसी के रिप्लाई में साइमन कमीशन की बात आती है, ठीक है, जो कि 1927 में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में सबको रिलेट करती हैं। इसी के रिप्लाई में ब्रिटिशर्स के थ्रू साइमन कमीशन की बात आती है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि वो उसमें वाइट सिर्फ पीपल आते हैं, जबकि इंडिया वाले बायकॉट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन पीपल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। देखिए 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है तो ये उसको बुलाता कौन है? पैथिक लॉरेंस बुलाते हैं, यानी कि इसका नेतृत्व भी यही करेंगे, पैथिक लॉरेंस। अब देखिए कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं मेन मेंबर, एक तो ये सर पैथिक लॉरेंस, दूसरा A.V. अलेक्जेंडर और तीसरा स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग मेंबर होते हैं जो कि कैबिनेट मिशन में होते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं पैथिक लॉरेंस। और ये 2 सजेशन देते हैं, ये दोनों सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे, और दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन फ़ौरन तो इलेक्शन हो नहीं सकता है, तो इसके लिए क्या था, पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, वो काम करेगी, और फिर 1951 में फर्स्ट इलेक्शन होता है, फिर आगे सारी प्रोसेस होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो रूरल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात पूछी है, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन किसकी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो यूपी में सबसे ज़्यादा है रूरल पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा, यूपी में।
नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए जुलाई चल रहा है, तो अब नेक्स्ट 2021 का आने वाला है, तो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस पर 2020 की अगर हम थीम बताएंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो अभी 2021 की जब थीम आएगी तो उसको हम कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देंगे, ताकि आप लोग को फ़ौरन के फ़ौरन वहीं पे उसकी थीम भी याद हो जाए, जिसको डे ना याद हो वो भी याद हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा, इसे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान। अच्छा, इसमें मैचिंग करनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं मैचिंग के लिए। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, ठीक है, ये झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ऑब्वियसली ये राजस्थान के जोधपुर में होगा, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये न्यू दिल्ली में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है पासस से शिपकिला, इसमें भी मैचिंग करनी है। देखिए शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश का है, बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश के दो ही फेमस है, बोमडिला और नामदफा, ठीक है। नाथुला ये सिक्किम का है, इसलिए ये रॉन्ग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के दो बहुत फेमस हैं, एक नाथुला और एक जेलेपला, ठीक है, जेलेपला ये दो बहुत फेमस है। और उसमें बहुत फेमस ही पूछे गए हैं, पूरे जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट किए हैं बहुत ही फेमस वाले ही पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बोमडिला हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में, और नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसी तरह एक मणिपुर में है लामजाओ, ठीक है, याद रखिएगा उसे भी। शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। देखिए ग्लेशियर पूछा है और सबसे बड़ा पूछा है, तो ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा वो है सियाचिन हमारा, ठीक है। सबसे बड़ा कहते हैं कि पोल्स के बाद ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सियाचिन ही आता है। इसके बाद आता है ससाइनी, देखिए इसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताए दे रहे हैं। इसके बाद आता है ससाइनी, इसके बाद आता है गंगोत्री, इसके बाद आता है जेमू। जेमू बहुत छोटा सा है, ये सिक्किम उधर नेपाल सिक्किम साइड है, तो ये जेमू याद रखिएगा, बहुत छोटा सा है, 4th नंबर पे आता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इसको थोड़ा सा हम बना के दिखा देते हैं। कुछ इस टाइप से होती है, इसको सही से बना देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसलिए प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे गुजरात, ठीक है, फिर इसके बाद कौन आएगा, राजस्थान आएगा, फिर राजस्थान के बाद कौन आएगा, बीच में एमपी आएगा, मध्य प्रदेश, फिर कौन आएगा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, फिर इधर इस साइड जो आएगा दो आएंगे बस, एक त्रिपुरा और दूसरा मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो याद रखिएगा ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर दो आएंगे त्रिपुरा मिज़ोरम, ठीक है। टोटल 8 स्टेट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। और इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो ये यूपी से यहाँ पर, क्योंकि यहीं पे यूपी पड़ता है इसलिए कंफ्यूज कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन एमपी से होके नीचे इधर छत्तीसगढ़ इस तरह से आता है और फिर झारखंड आता है, तो इस तरह से दोनों लाई करते हैं। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म जो है वो है EDFC, जिसे कह रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये न्यू खुर्जा सेक्शन में ये इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है, ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर याद रखिएगा। जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में, देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण ये सेल की बात कर रहे हैं,
ठीक है। इसके नए चेयरमैन बने, कौन बनी है? सोमा मंडल, फीमेल बनी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और फॉर्मर कौन थे पहले? अनिल कुमार चौधरी थे। ठीक है, तो इनको रिप्लेस करके ये आई हैं सोमा मंडल इस सेल के। नेक्स्ट है 4 फेब 2021 से 4 फेब 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं? देखिए, हम लोग को पता है कि चौरी चौरा ये जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था और इसके 100 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया गया। इस बार 100 ईयर्स होने पे इसको सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। 4 फेब 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। ये बिल्कुल सही है। डेट याद रखिएगा 4 फेब 2021। देखिए, इनकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके ज़्यादातर चीज़ों में 5 अगस्त आता है। ठीक है, ये तो याद रहता है ना, बस इसी तरह याद रखिएगा। 4 इससे एक दिन पहले 4 और मंथ याद रखिएगा फेब था। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिले 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, हम लोग को पता है कि कितने हैं, 75 जिले हैं और इसमें कार्यक्रम चलेगा। ये बिल्कुल सही है। इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। ये गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन स्व रखते स्वराष्ट्र रक्षेत है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये स्लोगन जारी किया गया था और इसका मतलब है कि अपने ही ब्लड, स्व मतलब अपना, रक्त मतलब खून, अपने ही ब्लड को सैक्रिफाइस करके अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। ये बात है, तो ये स्लोगन अच्छा है। तो इस तरह से यह इसका थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, यही पूछा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 फेब 2021 को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया? देखिए, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन जो मैटर्स होते हैं इन पे UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलर फंड जिसे हम कहते हैं, इस पे अपना इन्होंने क्या किया है? एक गुडविल एम्बेसडर जो है वो चूज़ किया है। किसे किया है? नतालिया वोदियानोवा। ठीक है, वोदियानोवा, नतालिया वोदियानोवा। ये कौन है? ये एक रशिया की एक सुपर मॉडल हैं और ये मतलब इस तरह से काम करती हैं, लोगों के लिए भी काफ़ी काम करती हैं। तो इनको अपना क्या किया है? गुडविल एम्बेसडर चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 फेब 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेटों में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? देखिए, किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेटों में, ठीक है, यानी कि इसमें वनडे भी है, ODI और टेस्ट मैचेस भी हैं और T20 भी है, 2020 भी है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? तो इसमें है तमीम इकबाल। ये किस उसके हैं? ये बांग्लादेश के लिए खेलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 जन 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि जिसे हम कहते हैं करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI जिसे हम कहते हैं, जारी किया गया है। इसमें देखते हैं कुछ स्टेटमेंट है। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देश क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान, हाँ ये 180 इसमें कंट्रीज थी। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से टॉप पर रहे, बिल्कुल सही है। सूचकांक में भारत को 86 नंबर मिला है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल कंट्रीज़ जो थी वो 180 थी और न्यूजीलैंड डेनमार्क जो थी वो टॉप पर थी और टॉप में भी इनका स्कोर क्या था? 88 स्कोर था। ठीक है, स्कोर अलग चीज़ हो गई और रैंकिंग अलग चीज़ हो गई। ठीक है, और इनकी रैंक क्या थी? फर्स्ट थी, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। देखिए ये 0 से लेकर 100 तक ये रैंकिंग दी जा सकती है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं कि 100 मिल जाए किसी को। ठीक है, तो ये 100 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, और 0 मिलने का मतलब है बहुत सबसे ज़्यादा करप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब 88 स्कोर के साथ ये न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहा है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद इंडिया की जो है वो 40 स्कोर के साथ रहा है 86th रैंकिंग पे। ठीक है,
मतलब समझ लिए इनका जो स्कोर है वो इसकी रैंकिंग अप्रॉक्स बन रही है। 86 रैंकिंग पे 40 स्कोर के साथ इंडिया है, और इंडिया के साथ और भी कंट्रीज थी, मोरक्को, टर्की, ये सब भी 6th इसको रैंक मिली है इंडिया को। तो इनमें से कौन सारे सही है। नेक्स्ट है 77, 84, 121। ये प्रोपोर्शनल वाला है, इसमें पेयर देखना है। तो 77 होता है 11 इंटू 7, और 12 इंटू 7 अगर हम कर दें तो हमें 84 मिलता है, यानी कि 11 + 1, ठीक है, तो हमें 84 मिलेगा। इसी तरह अगर हम इसको देखें 121 को, तो 11 इंटू 11 121, और 11 + 1 यानी कि 12 इंटू 11, तो हमें मिल जाएगा 132। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ये वाला, यही वाला रीज़न है, ठीक है। इसी तरह से इसको करना है। नेक्स्ट है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को, 1 मिनट, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, सीधा देखिए इस पे आइए, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधी को कौन पकड़ता है। अब इसमें देखिए पुलिस पकड़ती है ना, तो पुलिस को क्या कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षक, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विश्व संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें ऑड वन आउट है, 136, 34, 85। देखिए इसमें 17 के मल्टीपल देखे गए, 17 5 द 85, 17 8 द 136, 5 हो गया, 8 से जा रहा है, 17 2 द, फिर 17 5 द, 17 6 द, ये 7 इंटू 9 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और इससे ये भी 17 के मल्टीपल में नहीं है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए सब सारे जो हैं वो 17 के मल्टीपल्स में हैं, ठीक है, 17 के मल्टीपल्स में है, सिर्फ इसको छोड़कर, यानी कि ये हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है GHONOPTCSTSR। देखिए इसमें +1 -1 किया गया है, तो +1 -1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो GH आएगा, फिर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, Q, फिर +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, F, HQF, ये वाला लास्ट, ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाता है। अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है, ठीक है, 14 मार्च से स्टार्ट हो रही है कहानी, और ट्यूसडे पड़ रहा है उस दिन, ठीक है। यदि प्रणव का जन्म 13 सितंबर को हुआ था, तो उसका जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, उसी वर्ष पर, ठीक है। 13 सितंबर को उसका जो है बर्थडे आता है, 13 सितंबर को। तो हम क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे कितने डेज पड़ रहे हैं। तो देखिए 14 से अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च 31 का होता है, यानी कि हमें कितने डेज मिल रहे हैं, 17 डेज मार्च में मिल रहे हैं। फिर अप्रैल में आएंगे 30, फिर इसी तरह चलें मई में 31, जून में 30, फिर जुलाई में 31, फिर अगस्त भी 31 का होता है, फिर आएंगे सितंबर में, वो भी कहाँ तक, 13 सितंबर तक। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 8 9 10 13, 3 कैरी आया, 1 2 5 8 11 18, 183 डेज आ गए ये टोटल। अब इसमें अगर हम वीक देखें तो अब इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तभी हमें क्या वीक मिल जाएंगे, और 1-2 दिन कुछ एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे, वो हम काउंट कर लेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 7 से, क्योंकि हमें वीक निकालने हैं, याद रखिएगा, तो 7 2 द 14, और फिर 7 6 और 1 कैरी आ रहा है। देखिए 1 जो हो रहा है वो रिमाइंडर बच रहा है, वही हमारा डेज एक दिन एक्स्ट्रा हमें मिलेगा ये, यानी कि क्योंकि 14 मार्च को जब ये है इस दिन ट्यूसडे, तो यानी कि हमारा 13 सितंबर को उसके बाद अगर हम निकालें तो हमें 26 वीक पूरे आ रहे हैं, तो ट्यूसडे हो गया। अब हमें ये एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे में एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेंसडे, और वेंसडे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बुधवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, 1 मिनट देखिए,
यम बनाते हैं, ये आज है टुडे, ठीक है। उसके बाद बीते हुए कल यानी कि एक दिन पहले गए, उससे 3 दिन पहले यानी कि 1 2 3, इस दिन कौन सा था, वेंसडे था, ठीक है, वेंसडे था। तो आगामी कल के यानी कि प्रेजेंट डे से आने वाला आगामी कल, ऐसे चलेंगे, आने वाले कल के 2 दिन बाद यानी कि 1 2, कौन सा दिन होगा, आप देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रेजेंट डे है, ये वेडनेसडे आ गया है, वेंसडे, ठीक है, वेंसडे, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, यानी कि आज कौन सा डे है, संडे है, ठीक, संडे। ये आगामी कल यानी कि मंडे हो गया, इसके 2 दिन बाद ट्यूसडे, वेंसडे, ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया बुधवार। नेक्स्ट है, चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। ये एक स्टेटमेंट है, चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। अब देखिए कंक्लूजन, इससे हमें क्या क्या पता चलता है। जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वो ज़ख्मी होने का जोखिम उठाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतया लोग ज़ख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। देखिए इससे इसका कोई मतलब नहीं है ना। लोग जनरली क्या सोचते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इससे स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं। सिर्फ फर्स्ट वाला सही है कि जो चलती हुई बस से उतरते हैं वो ज़ख्मी होने का जोखिम उठाते हैं, ठीक है। यानी कि केवल फर्स्ट कंक्लूजन जो होता है वो सही है। नेक्स्ट है, सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। ये भी उसी टाइप से है। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो इसको इस तरह से बनाते हैं। देखिए सभी प्रोफेसर जो हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब क्या हैं, विद्वान हैं, और विद्वान लोग हमेशा सज्जन होते हैं, यानी कि विद्वान इक्वल टू सज्जन हो गया। सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं, सही है, क्योंकि ये इसके अंदर ही आ रहा है ना। तो जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब क्या हैं, विद्वान हैं, और विद्वान हमेशा सज्जन होते हैं, सज्जन हैं, तो यानी कि ये भी सज्जन हो गए, यानी कि ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू किया गया, ठीक है। पहले तो ये देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री। अब डिफेंस मिनिस्ट्री के कौन है, किसके पास है, तो राजनाथ सिंह के पास है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। देखिए बहुत ब्रॉड लेवल पे ये इसकी लॉन्चिंग हुई है, और इसमें कई सारी कंपनीज हैं। देखिए एक तो भेल है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसके अलावा एक नाम सुना होगा DGDE, जनरल डिफेंस स्टेट, इस तरह से है। एक नाम सुना होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब ने जो कंबाइन होकर जॉइंट रूप से इसको लॉन्च किया है, और इसमें समझ लिए 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन ये सर्विसेज मिलेगी। और अपनी बोल जो है ये 62 है, याद रखिएगा। 20 लाख से ज़्यादा इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको सर्विसेज मिलेगी, ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगी इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन सही लगा होगा। जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइएगा। और इसमें याद रखिए इसमें 20 सेट थे, एक सेट जो है वो पूरा सेम फिर से कॉपी कर दिया इन्होंने घटना चक्र में, तो इसलिए इसमें टोटल 19 सेट ही हम अपलोड कर पाएंगे। और अभी रेगुलर अभी ये वाले सेट चलेंगे, उसके साथ ही सोशल SST के भी चलेंगे, और मैथ्स के भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखिए सिर्फ मैथ्स में 5 सेट है, इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। आराम से जहाँ से भी आप, क्योंकि आप लोग कहीं से तो पढ़ रहे होंगे ना, जहाँ से भी आप लोग पूरे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ वैसे भी लास्ट टाइम की ही होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें 5 सेट हैं, और साइंस के जो 5 सेट हैं उनमें से एक सेट आ चुका है, बचे हुए 3 सेट भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो उसमें जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए आराम से। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोग को उतना अच्छा पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल पे हैं, ठीक है। वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। 20 अगस्त तक कोशिश करेंगे कि बिल्कुल फिनिश हो जाए। अगर उससे पहले डेट आ जाती है एग्ज़ाम की तो उससे पहले ही फिनिश कर देंगे, रेगुलर डालकर, वरना ऑल्टरनेट डेज पे ये सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।